अगर बात की जाए कि भाई मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी या ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है ये क्या होता है, तो एक बात याद रखिएगा कि एक तो एक्सपेरिमेंटली मेथड होता है कि आप एलिमेंट्स का जो मास निकाल लेते हो। आप तो किसी भी मेथड से आपने किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का मास निकाला, और एक फॉर्मूला था कि भाई किसी भी एटम के कितने प्रोटॉन्स हैं उनके प्रोटॉन का मास ऐड करो और उसके उनके न्यूट्रॉन्स का मास ऐड करो, तो जो टोटल मास आएगा बेसिकली वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उसका एटॉमिक मास कहलाएगा, टोटल मास कहलाएगा। एटॉमिक मास के लिए क्या करते थे, मास नंबर निकालने के लिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करते थे। जबकि अगर मैं मास निकालना चाहता हूँ उसका सिर्फ, तो मास के लिए हम क्या करते हैं कि भाई हम जितना प्रोटॉन का मास है, एक प्रोटॉन के मास से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका मास पता लग जाता है। फिर उसमें एक न्यूट्रॉन के मास से जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उससे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो सारे न्यूट्रॉन्स का मास पता लग जाता है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ऐड करूंगा तो न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। और बेसिकली किसी भी एटम के अंदर जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, वो उसका न्यूक्लियस होता है। सही है। तो मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल, मैथमेटिकली आपने सॉल्व करके मास निकाला जो कि आना चाहिए। एक है आपने एक्सपेरिमेंट किया फिर मास निकाला। तो देखने में क्या आया? देखने में आया कि जब एक्सपेरिमेंट करके मास निकाल लेते तो जो मास की वैल्यू थी जो आनी चाहिए उससे थोड़ी सी कम आ रही थी। अब सवाल है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि भाई ना मास डिस्ट्रॉय हो सकता है ना मास क्रिएट हो सकता है। तो मास जा कहाँ रहा है? यानी अगर एलिमेंट का मास होना चाहिए 20 और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 19.99 समथिंग, तो जो थोड़ा सा 0.01 जा रहा है वो जा कहाँ रहा है? तो बेसिकली जो हमें नहीं मिल रहा मास वो मास डिफेक्ट कहलाता है। और होता क्या है, बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियस जो हम कहते हैं न्यूक्लियस है, वहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, कोई डब्बा है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डाले हुए, कोई दीवार है उस पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन चिपकाए हुए हैं, क्या किया हुआ है? नहीं, एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ हैं। अब इतने सारे प्रोटॉन है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ रहते हैं। तो कैसे रह रहे हैं? ऐसे रह रहे हैं कि होता यह है कि जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं इनको एक साथ रखने के लिए एक एक्सटर्नल एनर्जी होती है, उस एनर्जी ने इनको बाइंड करके रखा हुआ होता है, वो कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो अब चैप्टर 17 का इस्तेमाल आ गया। चैप्टर 17 में हमने क्या पढ़ा था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। हमने पढ़ा था कि भाई एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगी, पेयर प्रोडक्शन, और फिर एनाइलेशन ऑफ मैटर में हमने क्या पढ़ा था कि भाई एनर्जी जो है वो मास में भी कन्वर्ट हो सकती है। यानी अगर हम बैकवर्ड जाएं, एक मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पेयर प्रोडक्शन, और अगर एनर्जी को वापस मास मैटर में कन्वर्ट करूंगा तो वो क्या था, एनाइलेशन ऑफ मैटर। अब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, जो मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई थ्योरेटिकली जो मास होना चाहिए था उससे कम आ रहा है। तो होता क्या है कि मास का कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से उनको बाइंड करके रखता है। ये एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये आ रही है मास की वजह से। कौन से मास की वजह से? जो गायब है उसको मास डिफेक्ट कर रहा है। यानी मास डिफेक्ट के थ्रू क्या निकाली जा सकती है? बाइंडिंग एनर्जी। यानी वो मास जो कि गायब है, मास डिफेक्ट, अगर मैं उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लूँ किस तरह, तो मुझे वो एनर्जी पता लग जाएगी जिसने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस में बाइंड किया हुआ है, जो कि बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो फॉर्मूला क्या है मास डिफेक्ट का? मैं दोबारा से बता रहा हूँ। लेट्स अब ये मास ऑफ प्रोटॉन की, ये म्यू जो है ना एटॉमिक मास यूनिट है। तो प्रोटॉन का जो, एक प्रोटॉन का जो मास है वो 1.00782 म्यू होता है। एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.00866 होता है। अब एक्सपेरिमेंटली जो सोडियम 1123 का मास कैलकुलेट किया वो 22.989 म्यू है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका मास डिफेक्ट निकालना है, तो मास डिफेक्ट निकालने का तरीका क्या है कि पहले जो थ्योरेटिकली जो हम मैथमेटिक्स के थ्रू मास निकालते हैं, कैलकुलेट करके मैथमेटिकली जो आप निकाल लो, मैथमेटिकली पहले मास निकालेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटली जो मास है उससे कंपेयर करेंगे। तो जितना डिफरेंस आ रहा होगा इनके अंदर, बेसिकली कंपेयर नहीं करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। एक आपने निकाला मैथमेटिक्स के थ्रू जो मास आना चाहिए था, एक आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू मास देखा, ये रहा। अब दोनों में जो फर्क आ रहा है, कितना कम हुआ है मास, ये सब्ट्रैक्ट करके पता लगेगा।
और बेसिकली वही चीज क्या कहलाएगी, मास डिफेक्ट। तो जो कैलकुलेट करके हम मास निकालते थे मैथमेटिकली, वो कैसे आता था, मैंने कहा था जितने भी प्रोटॉन्स हैं एक प्रोटॉन के मास से उसको मल्टीप्लाई करना है, जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं एक न्यूट्रॉन के मास से उसको मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैल्यू आई है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो भाई अगर सोडियम की बात करूं तो सोडियम के पास Z क्या है 11, तो 11 और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट कर दी ये रही, प्लस N न्यूट्रॉन, सोडियम के पास न्यूट्रॉन कितने 23 माइनस 11 करेंगे तो 12 आंसर आएगा, तो यहाँ N की जगह 12 रख दिया और मास ऑफ न्यूट्रॉन पुट कर दिया 1.00866 माइनस एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट जो हमें मिला था मास ऑफ सोडियम वो कितना है 22.989, मैंने वो पुट कर दिया। जब उसको सॉल्व किया तो माइनस करने के बाद जो आंसर आया डेल्टा M 0.200285, बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन ये वो वैल्यू है मास की जो कि क्या गायब है, ये मास डिफेक्ट है। अब मास डिफेक्ट जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी मालूम कैसे करेंगे कि भाई जो भी मास गायब है वो एनर्जी कितनी एनर्जी बन रही है। तो याद रखिएगा ये जो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 1 म्यू की जो वैल्यू है वो 931, यानी इतना मास 1 म्यू के बराबर जो मास है अगर मैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो वो बनेगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो जो भी मेरा मास डिफेक्ट आया अगर वो एटॉमिक मास यूनिट में है, देखो अगर ये किलोग्राम में होता ना तो मैं mc² लगाता, तो mc² लगाता तो जूल में मुझे एनर्जी मिल जाती, लेकिन ये किसमें म्यू में, तो मुझे पता है एक म्यू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैं मास डिफेक्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मास डिफेक्ट ये रहा, मल्टीप्लाई किया जब 931.5 से तो 186.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी बाइंडिंग एनर्जी आ गई, वो एनर्जी जिसने न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करके रखा हुआ है। सही है। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन एक रेशियो है सिर्फ कि भाई किसी भी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी और उसके न्यूक्लियन नंबर यानी एटॉमिक ए जो है ये मास नंबर, ये क्या होता था मास नंबर 23 है ना सोडियम का, बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई है 186.56, तो 186.56 डिवाइड बाय 23, इससे आपको पैकिंग फ्रैक्शन मिल गया कितना 8.111 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूमेरिकली बस इसको याद रखें, इसकी अहमियत कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं भाई, न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन। क्या फर्क है, देखो फ्यूजन जो है ना याद रखना जुड़कर बढ़ जाना, और फिजन क्या है ब्रेक हो जाना छोटे एलिमेंट, यानी दो छोटे मास मिले और मिल के एक बड़ा मास बना लिया तो मैं कहूंगा फ्यूजन हो गई, और अगर एक बड़ा मास ब्रेक हो गया छोटे मासेस में तो मैं कहूंगा ये फिजन हुई है। सही है, दोनों ही केस में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। हाँ अगर मैं कंपेयर करूं तो फ्यूजन में ज्यादा होता है फिजन में कम होता है, और फ्यूजन रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं सन के ऊपर हो रहे हैं, फिजन हम यहाँ पे करवाते हैं अपनी दुनिया में। फ्यूजन इतने खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि हमारे लिए कंट्रोल करने के बिल्कुल हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दुनिया में तो इसके ऊपर मतलब इस तरह से काम हो ही नहीं रहा है, यानी यहाँ पे हम फ्यूजन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फ्यूजन पे नहीं फिजन पे काम करता है। अगर प्रैक्टिकल बात किया इसकी प्रैक्टिकली कुछ इक्वेशंस मैंने लिख दी हैं बुक में और भी बहुत सारे हैं, तो उसको बस आपको ना बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आप गौर करें तो हाइड्रोजन 1 2 1 2 ये ड्यूट्रियम है बेसिकली, ये दोनों मिले और मिलकर हीलियम का न्यूक्लियस बनाया, न्यूट्रॉन एक रिलीज किया और साथ साथ क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। अब अगर आप डिनोमिनेटर देखो तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो राइट हैंड साइड पे भी कितना 2, 2 + 2 कितना होता है 4, राइट हैंड साइड पे 3 + 1 कितना हो गया 4, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसी तरह यहाँ पर 1 + 1 1 + 1, 2 + 2 4, 3 + 1 4, तो ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं जिनमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी तरह फिजन क्या था, एक देखो अब यहाँ पे दो एलिमेंट मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं, न्यूट्रॉन तो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है, ये दो मिले एक बड़ा बनाया, ये दो छोटे मिले एक बड़ा बनाया, 2 2 मास था 3 वाला बना, बड़ा वाला मास बना, 2 2 4 इंडिविजुअली 2 था और मिलके एक 3 बना लिया तो इंडिविजुअल से ज्यादा हो गया, 2 और 3 था पर अब जो बना है वो क्या है 4 है, तो मिलकर क्या हो गया बढ़ा लिया मास को। यहाँ क्या हो रहा है
मेरे पास एक यूरेनियम है 23592, वो ब्रेक हो गया कितनों में, एक क्रिप्टॉन बना लिया है, एक बेरियम बना लिया है, 3 न्यूट्रॉन्स और साथ साथ हीट एनर्जी रिलीज की है। सही है। अब करते क्या है, देखो वैसे तो फिजन मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई फिजन रिएक्शन क्या है भाई, कि एक बड़े एलिमेंट का छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाना, एक तो मैंने ये बात आपको बता दी। अब फिजन रिएक्शन ना हम खुद करवाते हैं, क्यों करवाते हैं भाई, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने वाला है। हम उस ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या कर सकते हैं, हम उससे किसी का मुल्क उड़ा सकते हैं और हम उससे बिजली भी बना सकते हैं। तो यह इंसान टू इंसान वेरी करता है कि भाई कोई पॉजिटिव वर्क कर रहा है इससे, कोई नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो तबाही की तरफ भी यूज किया जा सकता है और प्रोडक्टिविटी की तरफ भी लेकर जाया जा सकता है। ठीक है, तो हमें एनर्जी निकालनी है। अब हमें एक मेथड मिल गया फिजन के थ्रू कंट्रोल लेवल पे हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या सोचा कि भाई हम फिजन रिएक्शन खुद करवा लेते हैं, जब फिजन रिएक्शन होगा एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी के थ्रू हम बिजली बना लेंगे। आपको पता है जनरेटर को घुमाना पड़ता है, तो जनरेटर को घुमाने के लिए हम इस बिजली का इस एनर्जी का इस्तेमाल कर लेंगे। सही है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ऐसे ही काम हो रहा है। अब हमने किया क्या, हमारे पास यूरेनियम 92-235 है, ये इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव नहीं होता है, यानी अभी इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं होता। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाते हैं। जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक कराते हैं तो जब ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो ये 235 से कितना हो जाता है, 236 हो जाता है। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है और एकदम से फट जाता है। जैसे ही फटता है तो इसमें से एक क्रिप्टॉन का एटम निकलता है, एक बेरियम का एटम निकलता है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। ये मैंने बनाया हुआ एक न्यूट्रॉन, मैंने यूरेनियम पे मारा, यूरेनियम 235 से 236 हो गया, इसने 3 न्यूट्रॉन्स निकाले, साथ में एक क्रिप्टॉन निकाला, बेरियम निकाला। अब ये तो मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ, एक साथ जब एटम कोई एक सब्सटेंस मेरे पास है उसमें करोड़ों, पता नहीं कितने, जितने मुझे गिनती भी नहीं आती इतने एटम्स होते हैं, इतने ज्यादा एटम्स होते हैं। हर एटम में अगर ये रिएक्शन हो रहा तो कितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। एक और चीज, अगर आपने कभी सलमान खान की वो मूवी देखी हो जय हो के नाम से, तो आपने देखा होगा वो कहता है कि भाई अगर आप अगर मुझे शुक्रिया कहना चाहते हैं तो आप शुक्रिया नहीं कहें, 3 लोगों की मदद करें और उन 3 लोगों को कहिएगा कि भाई वो और 3 लोगों की मदद करें। यानी एक किसी की मैंने मदद की, उसको बोला यार 3 लोगों की मदद कर देना, अब मुझसे बढ़कर वो 3 में मदद बढ़ गई, अब वो 3 लोगों को मदद मिल गई। अब वो 3 लोगों ने जब 3-3 लोगों की मदद की तो वो मदद बढ़ के 9 लोगों तक पहुंच गई। वो 9 लोगों ने जब 3-3 लोगों की मदद की तो वो 27 लोगों तक पहुंच गई। फिर वो 27 लोगों ने 3-3 लोगों की मदद की तो फिर वो 81 लोगों तक पहुंच गई, फिर 243, फिर 729। इस तरह से क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिजन रिएक्शन में अप्लाई होता है। होता क्या है, होता है कि हम एक यूरेनियम से ना रिएक्शन स्टार्ट कराते हैं, बता रहा हूं ना एटम्स बहुत सारे होते हैं, हम एक यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर देते हैं एक दफा, वो इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है। अब एटम एक तो है नहीं, बहुत सारे यूरेनियम आसपास है, तो ये 3 न्यूट्रॉन जाते हैं और 3 यूरेनियम के अंदर यूरेनियम इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब 3 और यूरेनियम इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो वो 3 न्यूट्रॉन और निकालते हैं, यानी 9 न्यूट्रॉन निकालते हैं। फिर वो 9 न्यूट्रॉन जाकर जब 9 एटम्स को टकराते हैं तो वो 9 एटम्स 27 न्यूट्रॉन्स इमिट करते हैं और वो 27 न्यूट्रॉन्स जाके जब 27 एटम्स को टकराते हैं तो फिर वो मिलकर सब 81 न्यूट्रॉन्स इमिट करते हैं और इस तरह ये चेन बढ़ती जाती है। लेकिन फायदा क्या हो रहा है, फायदा है कि हर एक एटम में जब फिजन हो रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। जब इतने सारे करोड़ों एटम्स के अंदर फिजन होगी तो कितनी ज्यादा एनर्जी निकल आएगी। तो हम क्या करते हैं, उस सारी एनर्जी को अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहीं बमबारी करनी है तो उसमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं बिजली बनानी है उसमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, बस घर जाता है, सो जाता है, बस सुबह फिर काम पे निकल जाता है। तो ये लोगों पे वेरी करता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक एप्लीकेशन है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर किस तरह से होता है, तो ये आपको बुक से रीड करना है, तो काइंडली इसको रीड कर लिएगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा चैप्टर नंबर 19 भी खत्म हो गया है। इसके MCQ सॉल्व करें ताकि आप लोगों को समझ आए कि भाई किस तरह से करना है, फिर हम इसको डिस्कस कर लिया करेंगे।